सभी का आज की इस वीडियो में हम लोग अपना हिस्ट्री का जो सीरीज़ चला है उसका अगला टॉपिक देखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने मोहम्मद गौरी के बारे में देखा था और मोहम्मद गौरी के दास के बारे में जाना था। मोहम्मद गौरी के 3 दास थे, यलदौज, कुबाचा और ऐबक। ठीक है, तो उसमें से ऐबक जो थे, ऐबक को दिल्ली वाला पोर्शन मिला था। ठीक है, और जो दिल्ली सल्तनत है हमारे भारत में पड़ता है, इसलिए हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। और यलदौज और कुबाचा को गजनी क्षेत्र और सिंध क्षेत्र मिला था, तो उसके बारे में हमको इतना नहीं जानना है। हमको केवल ऐबक से संबंधित है दिल्ली सल्तनत, उसके बारे में पूरा स्टडी करना है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात करी जाए तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से प्रारंभ होती है और 1526 इन इसके बीच का जो टाइम है, इसके बीच का ही टाइम क्या कहलाता है, दिल्ली सल्तनत का काल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने दिल्ली सल्तनत को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समय के बारे में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1206 से 1526। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी दिल्ली सल्तनत की, और 1526 में बाबर आया था। बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को मार दिया था, जिससे दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गया था और मुगल वंश का स्थापना हो गया था। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग। टोटल 320 वर्ष का जो समय रहा दिल्ली सल्तनत का रहा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए। तो दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 वंश हुए। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। बात करी जाए गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश का जो समय है वो 1206 से लेकर के 1290 तक का रहा, और इसके संस्थापक रहे कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी मैं संस्थापक रहे ऐबक, दिल्ली जो हमारा गुलाम वंश है उसके। फिर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश जो है वो 1290 से लेकर के 1320 तक का था। ये पूरे पांचों दिल्ली की सल्तनत में पांचों वंश में से सबसे छोटा खिलजी वंश ही रहा है। ठीक है, केवल 30 साल, 1290 से 1320 तक केवल 30 साल तक रहा। और इसके जो संस्थापक थे वो थे जलालुद्दीन खिलजी। फिर उसके बाद 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहा। फिर सैयद वंश 1414 से 1451। फिर लोधी वंश 1451 से 1526। ठीक है, और सबसे बड़ा जो वंश है इसमें तुगलक वंश रहा। तुगलक वंश इन समय सबसे बड़ा का जो इसका कार्यकाल रहा वो तुगलक वंश का रहा। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग पांचों वंश के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना गुलाम वंश के बारे में। तो चलिए, तो यहाँ पर मैंने बताया है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी जो हैं लोधी वंश के अंतिम शासक थे। ये क्या होते हैं, ये बाबर से हार जाते हैं और बाबर जीत करके मुगल वंश की स्थापना करते हैं 1526 में। ठीक, अच्छा, अब आगे हम लोग जो हमारा मुगल वंश है, सबसे पहला वंश, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं, मुगल वंश का जो टाइम है वो 1206 से लेकर के 1290 तक का था। ठीक, और इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करी जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गौरी के गुलाम थे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गौरी के 3 गुलाम थे, यलदौज, कुबाचा और ऐबक। ठीक, तो यलदौज को जो क्षेत्र मिला था वो गजनी क्षेत्र मिला था, अफगानिस्तान में जो पड़ता है। ठीक है, जहाँ पे गौरी खुद राजा था। कुबाचा की बात करिए तो कुबाचा को सिंध क्षेत्र मिला था, जिसमें मुल्तान, काबुल, कंधार ये सब आता था। और ऐबक को लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र मिला था। लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र मिला था, वही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो हालांकि ये जो आपको पता है कि ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और इस वंश की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और ये खुद एक गुलाम था। ठीक, गुलाम द्वारा स्थापित होने के कारण इस वंश को गुलाम वंश कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो अगला शासक बनेगा हमारा, मतलब जो इफेक्टिव रहेगा वो भी गुलाम रहेगा। तो गुलाम द्वारा संचालित वंश है ये, जिसके कारण इस वंश का नाम गुलाम वंश रखा गया है। ठीक है, तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गौरी का गुलाम था, ठीक, तब ये अमीर ए नाकुर एक पद था, उस पर ये काम करता था, अमीर ए नाकुर। अब अमीर ए नाकुर कौन सा पद था मोहम्मद गौरी के समय में, तो ये अस्तबल का प्रमुख था। अस्तबल के प्रमुख को अमीर ए नाकुर कहा जाता था। ठीक, राजा बनने से पहले या फिर शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी के लिए काम करता था, और क्या काम करता था वो, अस्तबल के प्रमुख के रूप में। अस्तबल के प्रमुख को अमीर ए नाकुर उसका पद का नाम था। ठीक है, और उस टाइम पे मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या उपाधि दी थी, मलिक या सिपह सालार की उपाधि दी थी। आगे बात करते हैं हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा है 1206 से 1210 तक रहा है। ठीक है, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये बख्तियार काकी का शिष्य था। बख्तियार काकी का ये शिष्य था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 1206 में ये दिल्ली सल्तनत का शासक बना, और 1210 तक इसका चला, क्योंकि 1210 में ये पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है। काफ़ी शर्मनाक मृत्यु होती है पोलो खेलते हुए इसकी। ठीक है, अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसके कुछ अन्य नाम भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है लाख बख्श। लाखों का दान करता था ये। ठीक है, धन का मतलब लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया। और पील बख्श भी इसका ही नाम था। पील बख्श के लिए हाथियों को दान में देता था। ठीक है, इसलिए पील बख्श ये हाथियों से संबंधित है।
और लाख बख्श किससे संबंधित है, क्योंकि लाखों का दान करता था। तो ये इसके दो नाम हमको याद रखने हैं, लाख बख्श और पील बख्श। आगे बात करते हैं, इसने खुतबा नहीं पढ़वाया था। खुतबा का मतलब होता है अपनी प्रशंसा नहीं करवाई थी, तो ये पॉइंट भी हम लोग को याद रखना है कि इसने खुद की प्रशंसा के लिए खुतबा नहीं पढ़वाया था। ठीक है। और ये जब दिल्ली सल्तनत का शासक था तो उस समय पे इसकी राजधानी क्या थी, इसने लाहौर बनाई थी। फिर आगे चल करके इसने राजधानी को लाहौर से आगरा शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था तो राजधानी क्या थी, या तो लाहौर टिक करेंगे या तो आगरा टिक करेंगे। जब ये शासक बना था तो राजधानी क्या थी, लाहौर। फिर कुछ दिनों बाद इसने लाहौर से आगरा राजधानी को शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। अब इससे कुछ निर्माण कार्य जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने दिल्ली में बनवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में बनवाया था। ठीक है। और आगे बात करते हैं हम लोग कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही है। तो कुतुब मीनार का निर्माण नहीं, इसने कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है उसको प्रारंभ करवाया था। आगे जा करके इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। और कुतुब मीनार से संबंधित एक पॉइंट याद रखेंगे कि 1993 में इसको क्या कहते हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ठीक है। 1993 ईस्वी में कुतुब मीनार को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इस पॉइंट को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये पॉइंट को याद रखना है, स्टैटिक का पॉइंट है कि कुतुब मीनार को 1993 में शामिल किया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है। अच्छा, अब ऐबक के मकबरे के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऐबक का मकबरा है लाहौर में बनवाया है। किसने बनवाया, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश आगे आकर के हमारा शासक बनेगा दिल्ली सल्तनत का, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा बनवाया था। कहाँ बनवाया था, लाहौर में बनवाया था। ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा था तो उस समय में गुंबद कला और साथ ही साथ मेहराब कला, गुंबद कला और मेहराब कला का विकास उस समय काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ठीक है। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक शासक था तो उस टाइम पे गुंबद कला और मेहराब कला का काफ़ी विकास हुआ था। ठीक, गुंबद कला वही गुंबद के निर्माण से संबंधित है। ठीक है। तो इतनी बातें थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम लोग। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था वो था आराम शाह। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे आराम शाह आता है। ठीक है। ज़्यादा ताकतवर न होने के कारण केवल 8 महीने तक ये गद्दी पर टिक पाया था। ठीक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था कौन, इल्तुतमिश। ठीक। जब आराम शाह गद्दी पे होता है तो उस समय पे उस समय जब आराम शाह गद्दी पे होता है उस समय में दिल्ली के गवर्नर होते हैं कौन, अली इस्माइल। ये दिल्ली के गवर्नर होते हैं अली इस्माइल। ये क्या करते हैं, अली इस्माइल इल्तुतमिश को बुलाते हैं। ठीक है। इल्तुतमिश दिल्ली में आते हैं और आराम शाह से युद्ध होता है। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होता है, जिस युद्ध को जुड़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उस युद्ध को इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है। और दिल्ली का अगला शासक बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इल्तुतमिश कैसे शासक बना। ये नाम याद रखेंगे, अली इस्माइल। अली इस्माइल कौन है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक राजा था तो उस समय में दिल्ली का ये गवर्नर था। ठीक है। आराम शाह के समय भी गवर्नर था। ठीक है। लेकिन ये आराम शाह के शासन से संतुष्ट नहीं था, जिस वजह से इसने क्या किया, इल्तुतमिश को बुलाया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराया, किस युद्ध में, जुड़ के युद्ध में हराया, और अगला शासक खुद बना। ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में बात करते हैं। तो ये ऐबक का गुलाम था। ठीक। और ये ऐबक का गुलाम था और ये कहाँ से आया था, तो जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम बना कैसे, ठीक है। तो जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश को इसके भाइयों ने बुखारा बाज़ार में बेच दिया था। ठीक है। बुखारा बाज़ार में, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर इसके भाइयों ने बेच दिया इसको। ठीक है। एक खरीदार था चुस्तक खां। चुस्तक खां बुखारा बाज़ार से इल्तुतमिश को खरीदता है और इसको लेकर आता है दिल्ली बाज़ार में। अब दिल्ली बाज़ार में इल्तुतमिश चुस्तक खां के साथ है और दिल्ली बाज़ार से ही ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। ठीक है। तो ये रहा इल्तुतमिश थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि जो इल्तुतमिश है वो ऐबक का गुलाम था। और ये जब ऐबक का शासन चल रहा था तो ये इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था, बदायूं में गवर्नर था। ठीक है। तो अली इस्माइल ने इसको कहाँ से बुलाया था, बदायूं से बुलाया था। बदायूं से ही दिल्ली में आया था। दिल्ली में जाकर के इसने आराम शाह को हराया था, फिर गद्दी पर बैठा था। ठीक है। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए वाला पॉइंट कि ऐबक के समय में दिल्ली का गवर्नर कौन था, अली इस्माइल। अली इस्माइल कौन है, जिसने इल्तुतमिश को बुलाया था। ठीक है। जब इल्तुतमिश जीत जाता है आराम शाह से युद्ध तो अली इस्माइल क्या करते हैं, अली इस्माइल इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि दे देते हैं। ठीक है। ठीक। और वास्तव में माना जाए तो दिल्ली पर गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है। क्यों इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि जो राजधानी है, राजधानी दिल्ली किसने करी थी, इल्तुतमिश ने ही करी थी। इसलिए वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का किसको माना जाता है,
दिल्ली सल्तनत नाम है इसका, तो राजधानी दिल्ली होनी चाहिए ना। तो दिल्ली राजधानी किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी, इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि इल्तुतमिश गुलाम का ऐबक का गुलाम था। ठीक है, गौरी गौरी का गुलाम कौन था? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन था? इल्तुतमिश। ठीक है, अभी आगे जाकर के इल्तुतमिश के भी गुलाम आएंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था और ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, तो इल्तुतमिश क्या था? गुलाम का गुलाम था। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो केवल शासन किसका चल रहा है? गुलामों का चल रहा है। बेटा जो आराम से कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक, उसी तरीके से इल्तुतमिश का बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, इसका गुलामी शासक बनेगा। ठीक है, तब इल्तुतमिश से कुछ पॉइंट हैं। इसने तुर्क ए चहलगानी की स्थापना की थी। तुर्क ए चहलगानी 40 अमीरों का एक 40 अमीर व्यक्तियों का एक संस्था थी। इसको इल्तुतमिश ने गठन किया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने खलीफा से खिलहत पत्र प्राप्त किया था। ठीक, खलीफा से खिलहत पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि खलीफा से खिलहत पत्र प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन था? वो था इल्तुतमिश। आगे बात करते हैं। भारत में एकता प्रथा चलाई। भारत में एकता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी, पूरे भारत में। अच्छा, पूरे भारत में लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है कि एकता प्रथा जो है इल्तुतमिश के पहले भी चलाई थी किसने? गौरी ने चलाई थी, और गौरी ने केवल उत्तर भारत में चलाई थी। ठीक है, उत्तर भारत में एकता प्रथा किसने चलाई थी? मोहम्मद गौरी ने। और पूरे भारत में किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने चलाई थी। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं। 1215 में होता है यलदौज से युद्ध, जिसको इल्तुतमिश जीतता है। कुबाचा से युद्ध होता है, इसको भी इल्तुतमिश जीतता है। ठीक है, यलदौज और कुबाचा के बारे में मैंने बताया था। यलदौज जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के ससुर थे। कुबाचा कौन था? वो जीजा थे, तो दोनों को हरा देता है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि 1215 में यलदौज से युद्ध हुआ, 1217 में कुबाचा से युद्ध हुआ था। ठीक, अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यलदौज ससुर थे किसके? ऐबक के, और कुबाचा जो है वो जीजा था। ठीक, ऐबक का ही जीजा था। ठीक है, अच्छा, थोड़ा समय बीता। 1221 में क्या हुआ? मंगोल का आक्रमण होता है। ठीक है, मंगोल आक्रमण करते हैं। ठीक है, और कहाँ पर आक्रमण करते हैं? मुल्तान पर। यानी जो भारत के बाहर वाला हिस्सा है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आप लोग को। तो यहाँ पर मुल्तान पड़ता है सिंध क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पर मंगोल का आक्रमण होता है। ठीक है, उस टाइम पे मंगोल का जब आक्रमण होता है तो शासक कौन रहता है? जलालुद्दीन मकबरनी। मुल्तान का शासक कौन था? जलालुद्दीन मकबरनी। तो उस मंगोल के आक्रमण के कारण जलालुद्दीन मकबरनी क्या करते हैं? इल्तुतमिश की सहायता मांगते हैं और अपने दूत आइन उल मुल्क को इल्तुतमिश के पास भेजते हैं। ठीक है, आइन उल मुल्क को इल्तुतमिश के पास भेजते हैं। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश क्या करता है? इल्तुतमिश आइन उल मुल्क की हत्या कर देता है, इसको मार देता है। क्यों? अगर से आइन उल मुल्क को क्या कहते हैं, इसकी हेल्प करता है, यानी कि जलालुद्दीन मकबरनी की हेल्प करते, तो इल्तुतमिश पर भी मंगोल के आक्रमण का साया मंडराने लगता। ठीक है, जैसे ही इसने आइन उल मुल्क की हत्या करी, तो चंगेज़ खां को ये संकेत मिल गया कि ये चंगेज़ खां के रास्ते में नहीं आ रहा है। इस वजह से इसको कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा मंगोल आक्रमण का। ठीक है, तो यहाँ पर इल्तुतमिश ने दिमाग से काम लिया। अगर यहीं पर हेल्प कर देता तो मंगोल जो है, यानी जो चंगेज़ खां है, इसकी तरफ भी रुख कर देते। ठीक है, एक तरीके से चंगेज़ खां से बचने के लिए ही उसने जलालुद्दीन मकबरनी जो है उसके दूत की हत्या करी थी। दूत का नाम क्या था यहाँ पर? आइन उल मुल्क। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग। हाँ, इल्तुतमिश ने न्याय का घंटा आगरा में लगवाया था। न्याय का घंटा आगरा में लगवाया था, और इल्तुतमिश ने जीतल एवं टंका मुद्रा चलवाई थी। इल्तुतमिश के समय की मुद्रा का नाम जीतल और टंका था। जीतल जो है वो तांबे की बनी हुई थी, तांबे की मुद्रा थी, यानी तांबे की मुद्रा को जीतल कहा जाता था, और टंका जो है वो चांदी की मुद्रा को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। इल्तुतमिश के समय जीतल व टंका चलती थी। जीतल तांबे की मुद्रा होती थी और टंका चांदी की मुद्रा थी। ठीक, आगे बात करते हैं। इसकी कुछ उपलब्धियां हैं। 1226 में इसने रणथंभौर का किला जीता था। ठीक है, और 1232 में इसने ग्वालियर का किला जीता था। ठीक है, ये वाला जो युद्ध है ग्वालियर का किला जीतने वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहीं से इसने बलबन को खरीदा था। ठीक, ग्वालियर से इसने बलबन को खरीदा था। बलबन आगे जाकर क्या बनता है? दिल्ली सल्तनत का शासक बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था दिल्ली में। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इसने दिल्ली में बनवाया था, और इसको क्या कहते हैं? मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसने सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि इस मकबरा शैली का जन्मदाता कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक, अच्छा, एक पॉइंट और है इससे संबंधित कि टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाना किसने शुरू किया था? टकसाल का नाम सिक्कों पर लिखवाना इल्तुतमिश ने शुरू किया था। आगे बात करते हैं।
इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरा इसने खुद बनवाया था, ठीक है। 1235 में इसने अपना मकबरा बनवाया था और 1236 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा भी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने ही बनवाया था, ठीक है। ऐबक का मकबरा भी इसने ही बनवाया था, ठीक। यहाँ पे आप समझ जाइएगा कि ऐबक का मकबरा लिखा हुआ है। ऐबक का मकबरा भी इसने बनवाया था और खुद का मकबरा भी इसने 1235 में बनवाया था और इसकी मृत्यु 1236 में हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। हाँ, इनकी माता का नाम क्या था? सॉरी, माता कह रहा हूँ मैं, इसकी बीवी का नाम क्या था? इसकी पत्नी जो थी शाह तुर्कान, ठीक है। इसकी बीवी का नाम क्या था? शाह तुर्कान, ठीक। अच्छा, इल्तुतमिश और शाह तुर्कान के जो पुत्र थे वो रुकनुद्दीन फिरोज था। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे मेरा छूट गया। यहाँ पे मैंने क्या बताया था? सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है इल्तुतमिश ने बनवाया था, जिसकी वजह से इसको मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। और ये जो मकबरा है इसने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था। नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था, ठीक। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है, ठीक है, कि सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की याद में बनवाया था, ठीक है। अच्छा, अब इल्तुतमिश और शाह तुर्कान का एक पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज, ठीक है। ये अल्प समय के लिए अगला शासक बनता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, फिर रुकनुद्दीन फिरोज के बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज है वो जो गद्दी पर बैठता है अपनी माँ शाह तुर्कान के साथ बैठता है, इसलिए शाह तुर्कान इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ठीक है। अब इसके बाद रज़िया सुल्तान आती हैं। रज़िया सुल्तान भी इल्तुतमिश की पुत्री होती हैं, ठीक है। ये इनका जो शासन रहता है वो 1236 से 1240 ईस्वी के बीच का रहता है। टोटल इन्होंने 3 साल 6 महीना शासन किया था, ठीक है। हाँ, तो जैसा कि बताया कि इल्तुतमिश की पुत्री थी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को हराया था, ठीक है। रुकनुद्दीन फिरोज और शाह तुर्कान को गद्दी से हटा करके खुद भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनती हैं। ये पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान। इसके पहले कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज, अपनी माँ के साथ गद्दी पर बैठे हुए थे शाह तुर्कान, ठीक है। शाह तुर्कान रुकनुद्दीन फिरोज की माँ का नाम था, ठीक। उन दोनों को हरा करके ये गद्दी पर बैठती हैं और इनका जो समय रहता है वो 1236 से 1240 ईस्वी का रहता है। टोटल 3 साल 6 महीना गद्दी पर ही रहती हैं, ठीक है। जब ये गद्दी पर बैठती हैं, ठीक है, तो बहुत सारे जो तुर्क चलगानी वाले लोग थे, 40 अमीर, उन लोग को बड़ा दिक्कत हुआ था कि एक महिला यानी कि एक स्त्री, रज़िया सुल्तान की बात हो रही है, एक स्त्री गद्दी पर बैठी है, ठीक है। तो उसमें से एक था अल्तुनिया। अल्तुनिया ने अपना विद्रोह, क्या कहते हैं, अपना अल्तुनिया ने विद्रोह किया रज़िया सुल्तान के खिलाफ, ठीक है। और अल्तुनिया था कौन? अल्तुनिया था भटिंडा का शासक था और ये तुर्की चलगानी का एक सदस्य था, ठीक। अच्छा, इससे पहले आगे बढ़े हम लोग, इससे पहले रज़िया सुल्तान है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। रज़िया सुल्तान ने दो चीज़ें थी, कुल्लाह और चोगा, ये धारण किया हुआ था। कुल्लाह और चोगा धारण करने वाली जो शासिका थी वो कौन थी? रज़िया सुल्तान। कुल्लाह क्या होता है? कुल्लाह होता है टोपी, और चोगा जो आजकल का कोट कह सकते हो आप, ब्लेज़र, ब्लेज़र कहना ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा, कुल्हा का मतलब होता है टोपी और चोगा का मतलब कोट या ब्लेज़र से है, ठीक है। ये जो जब सुल्तान थी, मतलब सुल्ताना थी रज़िया सुल्तान, तो इन्होंने कुल्हा और चोगा धारण किया हुआ था और इसने पर्दा प्रथा को त्याग दिया था, ठीक है। उस समय की जो महिलाएं थी पर्दा करती थी, तो इन्होंने, रज़िया सुल्तान ने पर्दा को त्याग दिया था, ठीक। ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं। अल्तुनिया ने विरोध किया था कि ये मुस्लिम शासिकाएँ भी हैं, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया क्या करते हैं? आपस में शादी कर लेते हैं, ठीक है। इनके विरोध से बचने के लिए रज़िया सुल्तान क्या करती है? अल्तुनिया से शादी कर लेती है, ठीक है। अब जब ये शादी कर लेते हैं, अच्छा, मैंने क्या बताया था कि ये जो है अल्तुनिया भटिंडा का शासक था, ठीक। शादी करने के लिए रज़िया कहाँ लेकर गया? भटिंडा लेकर गया, ठीक है। अब ऑफिशियली देखा जाए तो रज़िया सुल्तान जो कि दिल्ली की शासिका थी, और जिसकी शादी हो जाती है अल्तुनिया से, तो ऑफिशियली जो है अल्तुनिया क्या बन जाता है? दिल्ली का शासक बन जाता है। तो ये भटिंडा से जाते हैं दिल्ली, तो भटिंडा से वापस दिल्ली जाते हैं, ठीक। हाँ, लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। जब रज़िया जाती है भटिंडा, तो दिल्ली की गद्दी हो जाती है खाली, तो उस समय में बहराम शाह एक व्यक्ति था। बहराम शाह क्या कर लेता है? दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। और रज़िया अल्तुनिया जब जाते हैं गद्दी वापस लेने के लिए, तो रज़िया और अल्तुनिया को ये हरा देता है, ठीक। यानी कि दिल्ली की गद्दी पे अब किसका शासन शासन है? बहराम शाह का शासन है, ठीक है। तो बहराम शाह जो है 1240 से लेकर के 1242 ईस्वी तक 2 साल का शासन काल है इसका, ये शासक था।
ठीक है। अब इसके शासनकाल में मंगोल का आक्रमण हो गया था, बेचारा 2 साल का शासनकाल था ही जिसमें मंगोल का भी आक्रमण हो गया। ठीक है, बस इतना यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बहराम शाह के शासनकाल में मंगोल का आक्रमण हुआ था। ठीक, बहराम शाह के बाद बनता है मसूद शाह, ये भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रख लेंगे कि इसका जो टाइम है 1242 से 1246 तक ये शासक था। ठीक है, मसूद शाह के बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो है वो 20 साल तक शासन करता है। ठीक है, 1246 से लेकर के 1266 तक इसका शासनकाल रहता है। ठीक है, और ये नसीरुद्दीन महमूद जो है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि टोपी सीकर जीवन व्यतीत करता था। क्वेश्चन पूछा था कि टोपी सीकर जीवन व्यतीत करने वाले शासक का नाम क्या था, तो नसीरुद्दीन महमूद, ये पॉइंट हमको याद रखना है। ठीक है, जब ये शासक था, नसीरुद्दीन महमूद जब शासक था, तो इसके समय पे एक पद हुआ करता था नायब ए मुमलिकात। यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मुमलिकात, नायब ए मुमलिकात वजीर को कहते थे। ठीक है, तो उस समय पे नसीरुद्दीन महमूद के समय पे वजीर कौन था, बलबन था। ठीक, बलबन वही जिसको इल्तुतमिश क्या कहते हैं, ग्वालियर से लेकर आया था गुलाम बना करके। ठीक है, हाँ, तो वजीर कौन था, बलबन था। बलबन की एक बेटी थी, अब ये गुलाम से वजीर बन जाता है। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग कैसे ये गुलाम से वजीर बनता है। तो बलबन की एक बेटी थी, जिसकी शादी क्या करता है, नसीरुद्दीन महमूद से कर देता है। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो नसीरुद्दीन महमूद जो है वो बलबन का दामाद रहता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अब नसीरुद्दीन महमूद जब क्या कहते हैं 1266 में इनके शासन का समाप्ति होता है, तो उसके बाद शासक बनते हैं बलबन। ठीक है, अब बलबन जो है 1266 से लेकर के 1287 तक इनका शासनकाल चला। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बताया कि ये इल्तुतमिश के गुलाम थे। इल्तुतमिश ने इसको कहाँ से लेकर आया था, 1232 में जो ग्वालियर का अभियान किया था इल्तुतमिश ने, वहाँ से लेकर आया था। ठीक, ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये ग्वालियर से लेकर आया था। ठीक है, अच्छा, ये तुर्क चहलगानी का एक सदस्य था। बलबन जो है तुर्क चहलगानी का सदस्य था, और इसने ही तुर्क चहलगानी को नष्ट कर दिया था। ठीक, जो 40 अमीर थे उसका ये सदस्य था, और इस सदस्य होने के बावजूद भी इसने तुर्की चहलगानी को नष्ट कर दिया। ठीक है, और जब ये राजा बना, जब ये शासक बना, तो खुद को क्या कहा, ये जिले इलाही, खुद को इसने जिले इलाही बताया। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि खुद को जिले इलाही बताने वाला कौन सा शासक था, बलबन था। ठीक है, जब ये मेवात, और यहाँ पर एक मेवातियों के खिलाफ जब इसका अभियान था, मेवातियों के साथ जब इसका युद्ध था, तो उसने लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। ये पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है कि जो क्वेश्चन था ऐसे पूछा था कि बलबन ने कब लौह व रक्त की नीति अपनाई थी, तो बलबन ने मेवातियों के खिलाफ लौह व रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक, अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो बलबन अभी यहाँ पे मैंने बता दिया कि 1266 से 1287 तक ये शासन काल था इसका। ठीक है, उसके पहले नसीरुद्दीन महमूद का शासन था। ठीक है, अच्छा, जब ये गद्दी पर बैठा था, तो उसके पहले ये क्या क्या काम कर चुका था। सबसे पहले तो ये गुलाम था, सबसे, जो कि इल्तुतमिश लेकर आया था। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या करता है। ये गद्दी पर बैठने से पहले इसके कौन कौन से पद थे। ठीक है, कौन कौन सा काम किया बेसिकली इसने। तो जब ये इल्तुतमिश के शासनकाल में क्या था, खासदार था। खासदार यानी कि अंगरक्षक, इल्तुतमिश का ये अंगरक्षक था। ठीक है, और फिर उसके बाद रज़िया सुल्तान आती है। रज़िया सुल्तान के बाद आता है बहराम शाह। ठीक, बहराम शाह की बात करिए तो ये 1240 से लेकर के 1242, 2 साल का जब ये शासनकाल था, तब ये अमीर शिकार और अमीर आखूर था। अमीर आखूर के बारे में बात करी जाए तो ये अस्तबल का प्रमुख था और शिकार से संबंधित व्यक्ति था। ठीक है, तो बहराम शाह के शासन में ये अमीर शिकार और अमीर आखूर था। ठीक है, और नायब यानी कि वजीर कब बनता है, ये नसीरुद्दीन महमूद के शासन में। ठीक है, जो इसका दामाद रहता है। ठीक है, फिर वजीर से क्या बनता है, ये वजीर से शासक बनता है 1266 में। 1266 से 1287 तक ये शासनकाल रहा है इसका। ठीक है, अच्छा, अब आगे बात करते हैं इसके थोड़े से जीवन के परिचय के बारे में। तो जब ये शासक था, तो जब ये शासक बना, ठीक है, यह शासक बनने से पहले इसको उलूग खां की उपाधि दी गई। ठीक, अब उलूग खां की उपाधि दी किसने दी थी, नसीरुद्दीन महमूद ने इसको उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। ठीक, और यहाँ पर ये पॉइंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसने तुर्क चहलगानी को नष्ट कर दिया था। आगे इसने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसने सिजदा और पैबोस प्रथा चलाई थी। सिजदा का मतलब होता है झुकना, झुक करके सलाम करना, और पैबोस का मतलब होता है अंगूठा या फिर पैर चूमना। ठीक है, ये प्रथा किसने चलाई थी, पैर चूमने की प्रथा और झुकने की प्रथा किसने चलाई थी, बलबन ने चलाई थी। ठीक है, बलबन ने नौरोज़ उत्सव भी चलाया था। नौरोज़ उत्सव चलाने वाला शासक कौन था, वो था बलबन। अब ये नौरोज़ उत्सव क्या है, ये होता है ईरानियों का त्यौहार। ये एक ईरानी त्यौहार है जो कि 19 दिन का ये उत्सव होता था। कौन सा, नौरोज़ उत्सव। ठीक है, 19 दिन तक चलता था, और ये ईरानियों का त्यौहार है, और ये किसने चलाई थी, बलबन ने शुरू करवाई थी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 1279 में होता है बंगाल का विद्रोह। जब बंगाल का विद्रोह का मतलब यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जब ये
भारत में दिल्ली थी सेंटर में, यानी प्रमुख क्या था, प्रमुख थी दिल्ली ही ना। थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली थी, यहाँ पे दिल्ली प्रमुख थी, दिल्ली सेंटर में थी, यानी जो केंद्र सरकार कह सकते हो आप लोग, वो दिल्ली में थी, ठीक है। और दिल्ली के अंतर्गत ही क्या आता था, दिल्ली शासन के अंतर्गत ही बंगाल भी आता था, ठीक है। यानी जो बंगाल है अपना क्या कहते हैं, दिल्ली को कर पहुँचाते थे, ठीक। लेकिन क्या हुआ ना कि बंगाल में एक शासक था तुगरिल खां। बंगाल में एक शासक था कौन, तुगरिल खां। बंगाल में शासन था तुगरिल खां। तुगरिल खां क्या कह देता है, अपना वो अलग शासन चलाने लगता है, यानी कि तरीके से क्या कर देता है, वो विद्रोह कर देता है, दिल्ली के शासक से विद्रोह कर लेता है और अपना अकेले राजा बन जाता है, ठीक। अब जब तुगरिल खां बंगाल का विद्रोह कर देता है 1279 में, ठीक है, तब भैया बलबन को तो गुस्सा आएगा ही, ठीक। तो विद्रोह को दबाने के लिए बलबन क्या करता है, पहले अमीन खान को भेजता है। अमीन खान कौन थे, ये अवध के इक़्तिदार थे, यानी अवध में एक तरीके से अवध में शासन करते थे, किसके अंडर होकर के, बलबन के अंडर होकर के, ठीक है। अवध आप लोग को पता है, जो हमारा फैज़ाबाद वाला इलाका है वहाँ पर पड़ता है, ठीक है। खुद न जा करके ये पहले अमीन खान को भेजता है, क्योंकि बंगाल और अवध पास पास ही पड़ते थे, ठीक है। तो अमीन खान जाता है, लेकिन अमीन खान क्या करता है, ये वापस आ जाता है, ठीक है। हार करके ये वापस आ जाता है तुगरिल खां से। अब जब ये तुगरिल खां से हार करके वापस आ जाता है, ठीक है, तो बलबन क्या करते हैं, पहले इसको मार देते हैं, ठीक, कि ये तुगरिल खां से हार के आ गया, ठीक है। अब इसको मारने के बाद खुद जाता है। अमीन खान बेचारा गया भी और हार के आ गया, और हारने के कारण इसको मार दिया जाता है, और उसके बाद ये खुद जाता है, ठीक है। जब ये जाता है तो बलबन के साथ इसका पुत्र बुगरा खां भी साथ में जाता है। अब यहाँ से थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ठीक है, जो बलबन है, बलबन के कुछ विभाग हैं, जिसमें से सैन्य विभाग काफ़ी प्रमुख है, सैन्य विभाग और गुप्तचर विभाग, ठीक है। सैन्य विभाग का नाम क्या था, सैन्य विभाग का नाम था दीवान ए अर्ज, दीवान ए अर्ज। और जो गुप्तचर विभाग है, गुप्तचर विभाग का नाम था बरीद, ठीक है। यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, आप लोग समझने की कोशिश करिए। बरीद, गुप्तचर विभाग का नाम क्या है, बरीद, और जो सैन्य विभाग था वो दीवाने अर्ज था, ठीक है। तो जब तुगरिल खां अमीन खान को मार के भगा देता है, ठीक है, तो ये अकेले रहता है बंगाल में, ठीक है। लेकिन जब बलबन खुद जाता है, तब क्या करता है, तब ये तुगरिल खां छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो तुगरिल खां की खोज कौन करता है, जो इसका गुप्तचर विभाग रहता है, वो तुगरिल खां की खोज करता है, ठीक है। और जब ये तुगरिल खां की खोज कर लेते हैं, जो गुप्तचर विभाग होता है, तो तुगरिल खां को सबक सिखाने के लिए इन सेंस विद्रोह जो किया था तुगरिल खां ने, उसका सबक सिखाने के लिए क्या करता है बलबन, तुगरिल खां को पहले मारता है, तुगरिल खां को मार करके उसकी खाल में भूसा भर देता है। यहाँ पे पॉइंट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि तुगरिल खां को कौन खोजता है, बरीद। बरीद क्या है, बरीद है बलबन का गुप्तचर विभाग, ठीक है। जब ये तुगरिल खां को खोज लेता है तो बलबन खां क्या करता है, तुगरिल खां की हत्या करता है, और मारने के बाद उसको क्या करता है, उसकी खाल में भूसा भर देता है, ठीक है। और भूसा भर के उसकी खाल में क्या करता है, लखनौती जो बाजार है, लखनौती, पूरे लखनौती में घुमाता है, ठीक है, लखनौती के बाजार में घुमाता है। लखनौती क्या है, लखनौती उस टाइम पे बंगाल की राजधानी थी, ठीक है। तो इतना इतना ज़्यादा क्रूरता इसने दिखाया था बलबन ने। पहले तो इसने मारा तुगरिल खां को, मारने के बाद इसकी खाल में भूसा भरा, भूसा भरने के बाद पूरे बाजार में घुमाया इसको, ठीक है, कि कोई और विद्रोह ना करे, ठीक है। तो इतनी क्रूरता देख करके जो इसका पुत्र था कौन, बुगरा खां, बलबन का पुत्र कौन था, बुगरा खां, ठीक है। इतनी ज़्यादा क्रूरता देख करके बुगरा खां क्या करते हैं कि गद्दी पर बैठने से ही मना कर दें, डर के मारे, ठीक। तो बुगरा खां जो उसका पुत्र था वो अगला शासक नहीं बनता है, ठीक है। तो अगला शासक बनता कौन है, अच्छा, अगला शासक बनने से पहले मैं बता देता हूँ कि बलबन के शासनकाल में 2 बार मंगोल आक्रमण हुआ था। मंगोल यानी कि चंगेज़ खां जहाँ के राजा थे, ठीक है, 2 बार आक्रमण होता है, एक तो 1279 में, और दूसरा जो है वो 1285 में, ठीक, 2 बार आक्रमण होता है, ठीक। अच्छा, अब बलबन के बाद कौन शासक बनता है, बलबन के बाद जो अगला शासक बनता है, इसका पोता बनता है बलबन का, कैकूबाद, ठीक है। कैकूबाद जो है अगला शासक बनता है। और कैकूबाद से संबंधित एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके समय में किलो खरी, इसने क्या कहते हैं, किलो खरी का किला बनवाया था, किलो खरी का किला बनवाया था, ठीक। किलो खरी का किला किसने बनवाया था, इसने, कैकूबाद ने बनवाया था, ठीक। अच्छा, अब कैकूबाद के बाद जो अगला शासक बनता है उसका नाम होता है कैमुर, और कैमुर क्या है, ये अंतिम शासक होता है, ठीक है। अंतिम शासक कैसे कि इसने जो ये कैमुर है उसकी हत्या कौन करता है, जलालुद्दीन, ठीक है। जलालुद्दीन कैमुर की हत्या करके अपना खिलजी वंश की स्थापना करता है, ठीक है। और खिलजी वंश हमारा हत्या कब करता है, 1290 में, और 1290 में ही क्या होती है, खिलजी वंश की स्थापना होती है 1290 से 320 तक, ठीक है, 1320 तक, सॉरी,
ठीक। तो यहाँ पर हमारा जो गुलाम वंश की समाप्ति कैमूर्स की हत्या के साथ साथ हो जाती है। फिर उसके बाद हमारा खिलजी वंश का प्रारंभ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल गुलाम वंश के बारे में ही पढ़ेंगे। अगली वीडियो हम लोग खिलजी वंश और आगे आने वाले वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर से ऐसा है तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके शेयर करिए, और अगर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अरे यार कटेगा कैसे।